जी, मेरा परिचय देने के लिए यहाँ पर इतने बड़े-बड़े महानुभावों के बीच उपस्थित होकर मुझे नहीं लगता कि मैं इस योग्य हूँ, लेकिन आपने अवसर दिया और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। यहाँ पर उपस्थित होकर आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। धर्ममूर्ति राव बहादुर कलवल कन्नन चेट्टी हिंदू महाविद्यालय एवं ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हिंदी से हिंद कार्यक्रम में पधारे अतिथि वक्तागण, अवस्थी जी, आदरणीय डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी, डॉक्टर तंकमणि अम्मा जी और डॉक्टर उषा रानी राव जी, आप सबको नमन। और यहाँ पधारे सभी विद्वतगण एवं छात्रजन जो एक मिनी इंडिया के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं, उन सबको भी हार्दिक नमन। इस कार्यक्रम के लिए आप सभी आयोजकों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी के प्रति और विशेष रूप से मैं डॉक्टर मणिकंठन जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। हिंदी से हिंद बहुत ही वास्ट विषय है, या यूं कहें कि हम हिंदी सेवियों के लिए दिल को छूने वाला विषय है। चूंकि हम इससे दिल से जुड़े होते हैं तो स्वाभाविक है हम इसके प्रति संवेदनशील भी होते हैं। इसकी अच्छाइयाँ यदि हमारा मस्तक गर्व से ऊपर करती है तो इसकी खामियां हमें कचोटती भी हैं। बहुत सारी बात हो गई है, कुछ अधिक है नहीं कहने को। आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां सुनी ही होगी कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। निज भाषा से उनका आशय मात्र हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषा भी है। तो हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै प्रवीण तो हो जा, पै निज भाषा ज्ञानविद रहत हीन के हीन। यानी अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं में प्राप्त शिक्षा से आप प्रवीण तो हो जाओगे, किंतु सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से हीन ही रहोगे। भारत विभिन्न भाषाओं और विभिन्न कल्चर का देश है। आप इस कहावत से भी परिचित होंगे कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। 1650 भाषाओं और बोलियों वाला हमारे देश की भाषाई संस्कृति पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। वैसे तो हमारे देश की अधिकतर भाषाएं अपने आप में न सिर्फ समृद्ध है और संपूर्ण है बल्कि प्राचीन भी है। यहाँ तक कि तमिल और संस्कृत के लिए कहना मुश्किल है कि कौन कितना प्राचीन है। तमिल की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। इनकी प्राचीनता की खोज में अभी भी विद्वान जुटे हुए ही हैं। परंतु जब देश एक है तो देश की एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो संपूर्ण देश को जोड़ सके, और हिंदी यही जोड़ने वाली भाषा है। दिल की भाषा, प्रेम की भाषा, सौहार्द की भाषा। सवाल उठता है कि हिंदी ही क्यों, अंग्रेजी क्यों नहीं? यह भी तो सरकार की आधिकारिक भाषा है। वर्षों से हम भारतीय बोलते आ रहे हैं और यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो आपको यह भी पता होगा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधती है। यह भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं अन्य भारतीय भाषाओं की तरह संस्कृत से निकली है और देश के अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। हिंदी का महत्व बताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। बहुत ही सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे अंग्रेजी की तरह साइलेंट लेटर नहीं होते। इसका जिक्र अवस्थी जी ने भी कर दिया है। और हालांकि यहाँ अंग्रेजी का प्रचलन भी कम नहीं है, विशेषकर अर्बन सोसाइटी यानी शहरी सभ्यता में, परंतु अभी भी गांव और कस्बे में रहने वाली आबादी के लिए अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी अधिक फेमिलियर लगती है और वे आसानी से ग्रास्प की जा सकती है।
हमारी सभी भाषाएं संस्कृत से निकली है, हिंदी भी उसी से निकली है। अतः शायद इसी वजह से हिंदी सीखना हमको आसान लगता है। वर्षों पहले महात्मा गांधी जी ने स्वीकार किया था कि अंग्रेजी से पूर्ण परहेज नहीं किया जा सकता। दुनिया को जानने के लिए, विशेषकर अंग्रेज और उनकी सभ्यता को समझने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। अंग्रेजी सरकार को भी जब भारत में राजकाज चलाने में कठिनाई हुई, तो वे सोचने पर मजबूर हो गए कि राजकाज यहाँ की भाषाओं में चलाएं या अंग्रेजी भाषा में। फिर मैकाले ने नीति चलाई कि ऐसे लोग जो अपने आप को ऊंची सोसाइटी के मानते हैं, उन्हें अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए और उनका एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग और खून से तो हिंदुस्तानी हो, परंतु शब्द और विचार से अंग्रेज हो। अपनी नीति में मैकाले कामयाब भी हुआ, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं काले अंग्रेजों में से कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी निकले जो अंग्रेजी का ज्ञान हासिल करके कट्टर देशभक्त, स्वतंत्रता प्रिय, न्यायी और विवेकशील भी बने। इन्होंने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को नए सिरे से उठाया, साहित्य की रचना आरंभ की तथा अपनी मातृभाषा के माध्यम से सामाजिक और वैचारिक आंदोलनों के द्वारा आम जनता को झकझोरा, विज्ञान के महत्व का बखान किया और उसकी शक्तियों से परिचय कराया। और इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा का नया युग प्रदेशों में भी आरंभ हुआ। आज की युवा पीढ़ी भी इन्हीं अंग्रेजी पढ़े लिखे स्वास्थ्य चेता भारतीयों में से हैं, जिनकी वजह से हिंदी अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः हासिल कर रही है। और हम यहाँ पर इस कार्यक्रम के दौरान भी देख रहे हैं। कुछ वर्षों पूर्व तक हम भटके हुए थे। वर्षों की गुलामी ने हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर दिया था और हम कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए थे। खाना, कपड़ा और मकान की फिक्र ने भी हमें अपनी संस्कृति की ओर मुख मोड़ने पर मजबूर किया था। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से ही हम विद्वता की जांच करने लगे और अंग्रेजी भाषा को सर्वोपरि मानने लगे। हीनता की भावना का उदाहरण आप उन लोगों में देख सकते हैं जो अमेरिका या इंग्लैंड के में सैर के लिए जाते हैं। अभी अवस्थी जी गए हैं, उन्होंने देखा होगा। जब हम वैसे तो जाते हैं तो देखते हैं कि इंग्लैंड का विशेषकर हाल है कि आप एयरपोर्ट पर उतरिए और वहाँ की गलियों में, स्ट्रीट पर घूमिए तो लगता नहीं है कि हम बाहर से आए हैं, लगता है जैसे कि हम इंडिया में ही हैं। लेकिन जब हमें कम्युनिकेशन करना होता है या कुछ काम के लिए वहाँ पर बात करना होता है, तब हम सोचने लगते हैं कि हम हिंदी कैसे बोले, अब अंग्रेजी में बोलना है। और अंग्रेजी अगर हमारी अच्छी नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हमें वहाँ पर झिझक होती है और हम चाहते हैं कि हमारी अंग्रेजी उतनी ही अच्छी हो जितनी यहाँ पर अंग्रेज बोला करते हैं। परंतु अगर 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 आप दूसरे देशवासियों को वहाँ पर देखेंगे तो उनके साथ वैसा नहीं है। वे लोग अपनी भाषा में आराम से वार्तालाप कर लेते हैं, काम चला लेते हैं, गूगल ट्रांसलेटर की मदद लेते हैं और उससे काम चला लेते हैं। परंतु हम अपनी भाषा बोलने के लिए कई बार सोचते हैं कि कैसे हम अपनी भाषा में बोलें। तो परंतु अब ये सब में सुधार हो रहा है। इसकी वजह शायद हमारी हीनता की भावना ही थी। परंतु अब स्थिति सुधर रही है। हम आर्थिक रूप से भी अब कंफर्टेबल हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि वर्षों बाद किसी प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार यूएन जनरल असेंबली में हिंदी भाषा में अपनी बात कही है। आज की युवा पीढ़ी भी अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग भी धड़ल्ले से कर रही है। यदि मैं अपना ही अनुभव कहूँ तो 30 वर्ष पूर्व बिहार से हैदराबाद आई तो गिने चुने हिंदी भाषी मिलते थे। वार्तालाप का माध्यम अधिकांशतः तेलुगु या अंग्रेजी हुआ करती थी, परंतु आज सार्वजनिक स्थलों पर अक्सर लोग हिंदी में बातें करते नजर आते हैं। भले ही स्टार्टिंग हाय हाउ आर यू से होगा, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि सामने वाले को थोड़ी भी हिंदी आती है तो कन्वर्जेशन हिंदी में शुरू हो जाती है।
अगर शुद्धता की बात करें तो यह हम मान सकते हैं कि इनकी हिंदी शुद्ध नहीं होती, ये अधिकतर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, जो अंग्रेजी मिश्रित हिंदी होती है। और हिंदी का यह स्वरूप युवाओं में अधिक प्रचलित है। इसका एक फायदा यह हुआ है कि जो लोग हिंदी से कतराते थे, वे भी हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं। उन्हें न तो अधिक अंग्रेजी के ज्ञान की आवश्यकता है और न ही हिंदी में पारंगत होने की ज़रूरत है। दोनों ही भाषा में आसानी से कम्युनिकेशन हो जाता है। और सबसे प्रसन्नता की बात है कि अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा हासिल करने के बावजूद युवाएं हिंदी को तवज्जो दे रहे हैं। हिंदी भारत के 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा है, जबकि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी का इस्तेमाल सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर करते हैं। यानी जो संवाद हम हिंदी में करते हैं वह भारत के करीब 39 करोड़ लोगों तक सीधे पहुंचती है। आज हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही हैं। यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी को भी मान्यता मिली है। स्पेशल सोशल मीडिया और संचार माध्यम की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक नई पहचान मिली है। पिछले 8 वर्षों के दौरान दुनिया में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या 50% बढ़ गई है। इतना ही नहीं, दुनिया के करीब 150 देश ऐसे हैं जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं। जनतंत्र का गूढ़ मंत्र है कि जिसके पास संख्या है वही सिकंदर है। और टेलीविजन ने भी यह साबित कर दिया है कि असली मास मीडिया तो हिंदी के माध्यम से ही संभव है। जैसे जैसे हिंदी समाज तरक्की करेगा, वैसे वैसे इसकी संस्कृति भी बढ़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में घटती भारतीय छात्रों की संख्या को देखते हुए वहां के सरकार ने अपने अधिकारियों से अपील की कि हिंदी को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। फिजी के स्कूलों में 7वीं तक हिंदी भाषा कंपलसरी कर दिया गया है और वहां 24 घंटे हिंदी मीडिया चलती है। और अन्य देशों में भी हिंदी का प्रसारण टीवी और रेडियो के माध्यम से धड़ल्ले से हो रहा है। हिंदी फिल्मों की बात तो हो ही चुकी है। खाड़ी के देशों में भी इसका प्रचलन बढ़ा है। विदेशों में रिसर्च के कार्य हो रहे हैं। जिस तरह हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक बन जाएगी। आज हिंदी यदि विश्व स्तर पर पहुंची है या पहुंच रही है, तो इसमें इसकी अपनी विशेषता है। यह विश्व के उस सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है जो सदियों से अपनी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति के लिए जानी जाती है और विश्व भर को लोहे मनवाती रही है। हाँ, बीच में विपरीत परिस्थितियां अवश्य आई, जिसकी वजह से हमारा शौर्य धूमिल पड़ा, परंतु वह वक्त अब जा चुका है। अब हम फिर से अपनी ज्ञान और ताकत के साथ इस तरह आगे बढ़ रहे हैं कि विश्व के लिए हमें नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। आज हिंदी में अपॉर्चुनिटी की भी कमी नहीं है। इंटरनेट की भाषा, पहले होता था कि हिंदी में कुछ था ही नहीं, जो भी जहाँ पे भी जो सर्च करना हो, खोजना हो तो अंग्रेजी का ही सहारा लेना पड़ता था और लगता था कि रोजगार हिंदी में कहाँ मिलेगा। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। इंटरनेट की भाषा हिंदी होने से आज स्कोप बढ़ गया है। हिंदी में कीबोर्ड और यूनिकोड आने से टाइपिंग आसान हुई है और स्वाभाविक है रोजगार के साधन भी बढ़े ही हैं। हिंदी टाइपिस्ट या हिंदी में कंप्यूटर ऑपरेट करने वालों की मांग धड़ल्ले से बढ़ रही है। हम सब ने यह अनुभव किया होगा। हिंदी को और पॉपुलर बनाने के लिए एक मानक पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जो विश्व भर के वेबसाइट पर उपलब्ध हो। हिंदी की स्थिति भारत में मजबूत होगी तभी विश्व में भी मजबूत होगी। इसके लिए साहित्येतर साहित्य की रचना भी होनी चाहिए और आम लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट हिंदी में बढ़े। साहित्य का सरल और रुचिकर होना भी आवश्यक है। आज वर्चुअल क्लासेस का ज़माना है। विश्व स्तर पर हिंदी के ज्ञान को उपलब्ध कराने के लिए वर्चुअल क्लास का उपयोग किया जा सकता है, जिससे भारत के टॉप प्रोफेसर के क्लास का लाभ विश्व के किसी भी कोने से छात्र उठा सकते हैं और यह सब हो रहा है। अभी हमने इस कार्यक्रम के दौरान ही देखा कि कितना अच्छा से ऑनलाइन और ऑफलाइन का समागम किया हुआ है। वहाँ पे रह के ऑनलाइन भी चल रहा था, ऑफलाइन भी चल रहा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का बहुत ही
सुंदर उपयोग। भाषा सरल और सहज ग्राह्य होनी चाहिए, उसे क्लिष्टता की कसौटी पर नहीं तोलना चाहिए। भाषा जितनी रोचक होगी, वह लोगों को उतनी ही आकर्षित करेगी। शायद यही कारण है कि फ़िल्मों की भाषा अधिक पॉपुलर होती है। भाषा का संप्रेषण और फ्लो तथा अपनी बात कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। यदि हम क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करके मंचों से भाषण देकर उतर जाते हैं और श्रोता बगैर समझे मुंह बाए खड़े होते हैं, तो ऐसा भाषण और ऐसी भाषा ज्ञान ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। भाषा को जानने या समझने के लिए भाषाविद या स्कॉलर होने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर हम सुनते हैं कि शुद्ध भाषा क्लास के लिए होती है और मास के लिए शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। उनकी भाषा साधारण होगी तो भी काम चल जाएगा। कुछ हद तक बात सही भी है, परंतु मेरा मानना है कि क्लास तक की यात्रा मास से गुजरते हुए ही तय की जाती है। क्लास कहीं अचानक से पैदा नहीं होता, वह भी मास का ही एक हिस्सा होता है। यदि हम मास को अनदेखा कर देंगे तो क्लास लाएंगे कहाँ से? इसलिए सुधार के लिए सर्वप्रथम रूट को सुधारना जरूरी होता है। पेड़ का जड़ स्ट्रांग रहेगा तभी टहनी और पत्ते लहलहाएंगे, और इसके लिए जड़ को सींचना आवश्यक है। भाषा में परभाषा को आत्मसात करने की प्रवृत्ति होना भी आवश्यक है, जो कि पहले हिंदी में नहीं थी। अब इसमें भी हम सुधर रहे हैं। किसी भी भाषा को बोलने और लिखने में अंतर होता है। बोलने में क्षेत्रीय लहजा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जैसे अंग्रेजी जानने वाले हिंदी बोलते वक्त कई अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। उन्हें भाषा की ओरिजिनलिटी से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें अपनी बात कहने भर से मतलब होता है, और धीरे-धीरे ऐसे शब्द प्रचलन में आ जाते हैं और हिंदी भाषा का भी अंग बन जाते हैं। इस तरह विभिन्न भाषाओं के शब्द हिंदी में समाते रहेंगे तो हिंदी और भी समृद्ध होती जाएगी, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। विश्व की सबसे समृद्ध कही जाने वाली अंग्रेजी भाषा भी ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मनी आदि कई यूरोपियन भाषा के अलावा हिंदी के शब्द को भी समाये हुए है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी नए शब्द हमेशा जुड़ते रहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हिंदी विश्व भाषा बने, तो इसमें भी सुधार लाना जरूरी है। यदि हम ये सब कर लेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिंदी के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। दुनिया की शक्तिशाली भाषा में फर्स्ट नंबर पर अंग्रेजी, सेकेंड नंबर पर चाइनीज, और हम इनके नीचे हैं, तो हमें इसके लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि अंग्रेजी पहले नंबर पर है, तो उसका कारण है कि अंग्रेजों ने दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाया था और वहां अपनी भाषा और संस्कृति का प्रचार किया, तथा चीन इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और वहां की अधिकतर आबादी चाइनीज ही बोलती है। इसके अतिरिक्त चीन में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी वहाँ की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि चीन में ट्विटर, फेसबुक और विकिपीडिया जैसे साइट्स पर प्रतिबंध हैं, इसलिए वहाँ इन साइट्स की चाइनीज भाषा में तैयार की गई नकल का ही इस्तेमाल किया जाता है। परंतु हमारे साथ ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा नहीं होता। बगैर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के हिंदी देश दुनिया में लोकप्रिय भाषा के रूप में उभर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के डिजिटल वर्ल्ड में हिंदी कंटेंट की मांग अंग्रेजी के मुकाबले 5 गुना तेजी से बढ़ रही है। अतः अनुमान है कि वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में शामिल हो जाएगी। सर्वे के मुताबिक दुनिया में हिंदी बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दुनिया का हर छठा आदमी आज हिंदी बोल लेता है। अतः हिंदी पर हमें गर्व होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता देने की बात चल रही है। इतनी उपलब्धि के बावजूद यदि हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिष्ठित रूप से उपस्थित नहीं है, तो यह हर उस छठे व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन है। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी यह संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थान पाएगी। हमें हिंदी और हिंद दोनों पर गर्व है, क्योंकि हिंदी से हिंद और हिंदी से हम हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी हिंदी इसी तरह तरक्की करती रहेगी और यह कॉलेज
मद्रास चेन्नई का यह कॉलेज मणिकंठन जी, आप लोगों के आप सब लोगों के प्रयास से हिंदी दिन प्रतिदिन तरक्की करती जाएगी। पुनः पुनः धन्यवाद और यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सबको एक बार पुनः आभार। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ऐसा लग हो गया समय की तो वक्तव्य हो गया, तो शानदार वक्तव्य के लिए माता जी की याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, आदरणीय अहिल्या मिश्रा जी की। तो दोस्तों की जानकारी के लिए, बच्चों की जानकारी के लिए बोलता हूँ, आप एक महान साहित्यकार, हिंदी प्रेमी की पुत्री हैं, तो इसलिए जोरदार तालियां चाहूंगा आपसे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। प्रकृति का प्रकोप जो कोरोना महामारी है, उसके प्रकोप के कारण